नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। और आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहेंगे ये फॉर जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए है, अर्थात जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स है उनके लिए हमारा ये टॉपिक है और महिलाओं के विषय से जुड़ा हुआ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कोर्ट कचहरी में काफ़ी इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट की LLB, LLM, BA LLB, BC LLB या जितने भी दूसरे सारे कोर्सेज होते हैं जो सिविल जज से रिलेटेड होते हैं, उन सभी जो कि MPPSC के थ्रू आयोजित भी की जाती है, तो उनसे संबंधित ये टॉपिक हमारा आज का रहने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं। और उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए तो भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की हम बात करते हैं कि क्रिमिनल लॉ में मेंटेनेंस का क्या विशेष योगदान है, और हम कोशिश करेंगे कि हम कम समय में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट बता पाए और आसान शब्दों में इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाए। चलिए, भरण पोषण का सिंपल मीनिंग आप समझ गए होंगे। भरण पोषण करना, परिवार का भरण पोषण करना। और हमारे धर्म शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है कि हमें अपने वृद्ध माता पिता और जो हमारी पत्नी है, अवयस्क बच्चे हैं, इनका भरण पोषण करना चाहिए, जैसा कि मनुस्मृति में भी कहा गया है। सभी जानते हैं मनुस्मृति का क्या विशेष महत्व है। तो इसमें भरण पोषण अब शब्द ये ना हो, लेकिन कर्तव्य यही निहित था। इसी प्रकार अगर हम बात करें दूसरे धर्म की, तो कुरान के 17 अध्याय में भी अगर हम शॉर्ट में बात करें तो भरण पोषण की चर्चा की गई है फैमिली के जो है अन्य मेंबर्स के लिए। तो इसी रिस्पेक्ट में जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे आधुनिक भारत में आज़ादी के बाद भी इस बात की महत्ता महसूस की गई। इनफैक्ट इसके लिए कानून भी बनाया गया, प्रावधान भी करना पड़ा, क्योंकि जो है इंसान अपने कर्तव्य से विमुख रहता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता जिसको CRPC भी कहते हैं, उसकी 1973 की धारा में 125 से 128 तक जो है भरण पोषण के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। और ये जो भरण पोषण है विशेषकर पत्नी, संतान तथा माता पिता के लिए प्रावधान किया गया है। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती है पत्नी के लिए भी, संतान के लिए भी, माता पिता के लिए भी, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, यहाँ पर धारा 125 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप सुनते होंगे CRPC की धारा 125 के तहत जो है पत्नी भरण पोषण के लिए आवेदन कर रही है। जनरली पत्नी ज़्यादा करती है, वैसे सभी को जो है इक्वली दिया गया है। कौन कौन? पत्नी, माता पिता और संतान के लिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं। और इन सभी बातों को आगे बढ़ाने से पहले हम बताना चाहेंगे कि जो भरण पोषण एक्चुअल में कोई जोर जबरदस्ती या कोई दंड नहीं है। तो जागीर कौर बनाम जसवंत सिंह और भगवान दास बनाम कमला देवी के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यह एक सामाजिक दायित्व है। ठीक है, जो ये व्यवस्था की जा रही है दंड प्रक्रिया संहिता में, ये बेसिकली सामाजिक दायित्व को फुलफिल करने के लिए, उसके उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से जो है की जा रही है। तो पत्नी के भरण पोषण का दायित्व जो है एक निरपेक्ष दायित्व है। तो इसी प्रकार से हम अब आर्टिकल धीरे धीरे समझते हैं। 125 की हम बात करते हैं, तो 125 के कुछ खंड है, जिसके खंड 1 की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो क्या परिस्थितियाँ होगी जिसमें कि भरण पोषण करना पड़ता है एक व्यक्ति को? तो यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है तो वह निम्न व्यक्तियों का भरण पोषण करेगा। किसका? पत्नी का। अवैध, ये भी इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, अवैध नहीं है ये। देखिए, पत्नी का पहले पॉइंट को समझ लेते हैं पहले। पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, उसका भरण पोषण करता है। अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का, ठीक है, अपनी धर्मज दैट मीन जायज़ और नाजायज़, ठीक है, अर्थात अगर शादी से उत्पन्न संतान है या जो भी हो, अगर वो बायोटिक फादर है उसका, तो जब तक वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, अवयस्क रहता है, तब तक क्या है, पिता को अपने संतान का भरण पोषण करना पड़ेगा। कब के? 125(1) के तहत। विवाहित पुत्री का भी भरण पोषण कर सकता है अगर वो मानसिक रूप से असक्षम हो। विवाहित नहीं, पुत्री, वेट,
ठीक है। तो पुत्री अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का जो विवाहित पुत्री नहीं है लेकिन मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम है, उसका भी क्या है, भरण पोषण करना पड़ेगा एक पिता को। ये जो है पिता के रिस्पेक्ट में, ये सेकंड वाला पॉइंट भी पिता के रिस्पेक्ट में है और पहला वाला पॉइंट पति के रिस्पेक्ट में। माता पिता का, अब अगर जो माता पिता है वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो पुत्र का कर्तव्य है कि उनका भरण पोषण करेगा। और यहाँ पर जो है एक फिफ्थ वाला पॉइंट भी है कि कोई विवाहिता स्त्री है, अगर वो पति से भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है तब वो उसका पिता का दायित्व है कि वह उसका भरण पोषण करे। अब यहाँ पर पहले हम क्लियर कर चुके हैं पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति, ठीक है। चलिए, तो और जो कितना भरण पोषण करेंगे वो जो है मजिस्ट्रेट तय करते हैं, न्यायालय तय करता है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है वो तय करता है। अगर ऐसा उसको लगता है कि कोई व्यक्ति जो है इसकी उपेक्षा कर रहा है तो वो जो है उचित निर्णय दे सकता है और मासिक भत्ता एक तय कर लेता है। तो अब यहाँ पर हम जो है अवयस्क संतान, हमने ये जो पॉइंट है सेकंड वाला कि जो एक पिता है अपनी जायज़ या नाजायज़ संतान यदि वह अवयस्क है तो उसका भरण पोषण करेगा। तो अवयस्क से क्या तात्पर्य है यहाँ पर, तो अवयस्क से तात्पर्य है भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875, ठीक है। जो भारतीय वयस्कता एक्ट या अधिनियम 1875 है उसके तहत जो उसका के बारे में बताया गया है, वयस्क की परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार जो होता है वयस्क व्यक्ति होता है। चलिए, अब भरण पोषण की पत्नी के केस में जो है कोर्ट में काफ़ी मामले आते हैं। तो किन किन पत्नियों को भरण पोषण मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, पत्नी जिसका पति से जो है विवाह विच्छेद हो गया हो या फिर वो पति के साथ नहीं रह पा रही हो किसी प्रकार की जो है हिंसा के कारण, क्रूरलिटी के कारण, तो वो जो है आवेदन कर सकती है। और अगर यहाँ तक कि रोहतास सिंह बनाम श्रीमती रामेंद्री में तो ये तक कहा है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर पत्नी का तलाक पत्नी की खुद की गलती के कारण ही क्यों ना हुआ हो तब भी पति को जो है भरण पोषण देना पड़ेगा। हालांकि एक विशेष मामला भी देखने को मिलता है जिसमें भरण पोषण देने से जो है कोर्ट ने इनकार कर दिया, ठीक है। तो हम उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो देवनारायण हल्दर बनाम श्रीमती अनुश्री हल्दर का एक मामला था जिसमें कि पत्नी ने क्या करा था, पति के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए थे और वो साबित नहीं हो सके बल्कि पत्नी की क्रूरलिटी साबित हो गई। तो इस केस में जो है सस्पेंड कर दिया गया था, भरण पोषण के हकदार उसे नहीं माना गया था। तो यहाँ पर कुछ बेसिकली हमने आपको चीज़ें बताई अभी कम शब्दों में, हालांकि इसके बहुत सारे पॉइंट हमें पढ़ना पड़ते हैं कि किस केस में पर्टिकुलर क्या कहा गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले खंड की। तो 125 का एक सेकंड खंड, पहला खंड में तो हमने देखा भरण पोषण किसे मिलता है और सेकंड पॉइंट में ये चर्चा की गई है कि भरण पोषण है किस राशि से दिया जाएगा। मतलब कोई स्त्री जो है, मान लीजिए कोई महिला है, वो जनवरी में अपना केस लगाती हो, केस चलते थोड़ा सा समय हो जाता है, तो उसको भरण पोषण कब मिलेगा, जिस दिन ऑर्डर पारित हो रहा उस दिन, अर्थात आवेदन की दिनांक से या आदेश के दिनांक से। तो ये जनरली जो है मैक्सिमम लोगों में आवेदन के दिनांक से दिया जाता है, क्योंकि अगर आदेश के दिनांक से दे दिया जाए तो जो विपरीत पार्टी है वो इतना टाइम खींच लेती है, बहुत सारा टाइम खींच लेती है, तो इससे महिला को क्या है, भरण पोषण मांगने वाले व्यक्ति को नुकसान होता है। तो इसलिए आवेदन के दिनांक से ही ये देय होता है, अर्थात आप कितना भी लेट लतीफ़ी कर लीजिए आपको पर्टिकुलर तारीख से देना तो पड़ेगा, ये रूल्स होता है। चलिए, अब 125 के क्लॉज, ये यहाँ पर 124 आ गया है, एक्चुअल में 125 है। तो 125 के 3 की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी मजिस्ट्रेट किसी आदेश को बिना युक्त कारण के पालन करने में, मतलब अगर कोई व्यक्ति, सिंपल सी बात है यहाँ पर, अगर कोई व्यक्ति जो है बिना किसी कारण से आदेश का पालन नहीं करता है, वो मजिस्ट्रेट तो क्या कर सकेगा, तो फिर वारंट जारी कर सकता है, उसे 1 माह तक के लिए जो है दंडित कर सकता है, जेल भेज सकता है। यदि वो भरण पोषण की राशि दे देता है तो
ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जेल भेजने को भी कई तरीके से परिभाषित किया गया है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये कहा गया है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति को अगर जेल भेज दिया तो उसको भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है बल्कि मोड ऑफ इन्फोर्समेंट है, बल्कि इस मतलब इसको भरण पोषण के दायित्व को पूरा करने की एक रीति मात्र है, ताकि लोगों को अपने कर्तव्य का जो है पालन कर सके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट 125(4) वाले क्लोज की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ दशाएं भी दे रखी हैं, तो कि आखिर में किन पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तो इसकी कुछ उपयुक्त 3 कंडीशन है कि अगर पत्नी एडल्ट्री में रह रही हो, एडल्ट्री दैट मीन शी इज़ इन रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन, ठीक है। तो अगर अन्य व्यक्ति के साथ वो रिलेशन में है, जिसको एडल्ट्री कहा जाता है, जारता कहा जाता है, उस स्थिति में रह रही हो तो उसे नहीं मिलेगा बिना। हालांकि एडल्ट्री को हम जब बहुत अच्छे से बाद में समझेंगे, और इसको आर्टिकल 497 आईपीसी सेक्शन में दिया गया था, और बाद में इसे जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है वर्तमान वाली स्थिति में। तो हम अगर फिर भी इसकी बात करें तो एडल्ट्री में अगर रह रही हो तो नहीं मिलेगा बिना किसी पर्याप्त कारण के, भैया अपने पति के साथ नहीं रह रही हो, खुद ही चली गई हो, पैसे के लिए केवल उसको फोर्स कर रही है, टॉर्चर कर रही है, अगर ये साबित होता है तो। और अगर पारस्परिक सहमति से दोनों अलग हो रहे हैं तो ऐसा होता है कि उसे नहीं मिलेगा। तो 125 में यही कहा गया है कि भरण पोषण के आदेश को तब रद्द कर दिया जाना चाहिए, अर्थात जो उपयुक्त 125(4) की जो भी पर्याप्त 3 कंडीशन हमने बताई है, अगर वो ऐसा होता है, उनमें से एक भी होता है, साबित होता है, तो भरण पोषण के आदेश को जो है रद्द किया जा सकता है। चलिए, तो ये 125(5) की बात थी। अब हम बात करते हैं आपको धारा 126 के बारे में। तो धारा 126 के बारे में जो है प्रक्रिया का वर्णन है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है। धारा 126 में प्रक्रिया के बारे में वर्णन है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 125 के अधीन कार्रवाई किसी ऐसे जिले में की जा सकती है जहाँ वह है अथवा जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है या थी, जहां उस दिन बाद यथास्थिति अपनी पत्नी के साथ अन्य संतान की माता के साथ निवास किया है, ठीक है। विवाह नहीं किया है, निवास किया है, ठीक है। निवास किया हो, रहा हो, तो ये उस कंडीशन में लागू होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। 126 में प्रक्रिया का वर्णन है। धारा 127 की अगर हम बात करें तो उसमें भत्ते में परिवर्तन का वर्णन है, ठीक है। तो ये भी जब हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि धारा 127 में भत्ते का वर्णन है, और धारा 128 में भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन की चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये जो है मुख्य जो है हमने बात करी है, धाराओं की बात करी है सीआरपीसी के तहत 125 से लेकर 128 तक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने के पर्पज़ से। हम इसका और डिटेल वीडियो लेके आएंगे जिसमें हमें बहुत सारे जो है इसके संदर्भ लेने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक ये हमारा नया प्रयास है जुडिशरी एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और काफ़ी चर्चा में अब आ गई है, लोगों में ट्रेंड बढ़ चला है कोर्ट का, जुडिशरी का। तो उसके रिस्पेक्ट में हम ये वाला सीरीज़ भी लेकर आ रहे हैं। आई होप आपको हमारा प्रयास पसंद आएगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।